नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे मल्टीपर्पज़ चैनल परीक्षा निकेतन आ यूनिक जर्नी ऑफ डेस्टिनेशन में। और जहां पर हम लोग एसएससी एमटीएस 2023 के एग्ज़ाम के लिए प्रीवियस ईयर सीरीज चला रहे हैं। और उसी क्रम में आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं 10 अक्टूबर 2017 शिफ्ट 2 के जीके के 25 क्वेश्चन। तो ये जो वीडियो है ये हमारे 20वें नंबर की वीडियो है और जहाँ पर डेली हम लोग प्रैक्टिस एक स्पीड वे में कर रहे हैं। तो बिना समय को बर्बाद करते हुए बढ़ते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन की ओर। देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, प्रति व्यक्ति आय को और किस अन्य नाम से भी जाना जाता है, यानी पर कैपिटा इनकम इज आल्सो कॉल्ड। तो ये दोस्तों इतनी बार पूछा गया क्वेश्चन है एसएससी एमटीएस 2017 के पेपर में, क्योंकि अगर आप लगातार जो हमारी पिछली 19 वीडियो आ चुकी हैं, अगर आप वहाँ पे इन वीडियोस को लगातार देख रहे हैं तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन आपको हर अल्टरनेट शिफ्ट में देखने को मिला हुआ है कि वो पर कैपिटा इनकम से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जीडीपी से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जीएनपी से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो ये फिर से क्वेश्चन आ गया। तो फिलहाल एक बार आपको रिकॉल करा देते हैं। जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी सकल घरेलू उत्पाद, और जीआरपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट यानी कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद। दोनों में अंतर क्या होता है? जो जीडीपी होती है यहाँ पर हमारे वर्ष भर में जो किसी देश की इनकम होती है, वर्ष में किसी देश की इनकम होती है, उसी को कहा जाता है सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी। और इसी जीडीपी में अगर हम लोग विदेश से जो प्राप्त इनकम के सोर्स हैं उनको भी क्या कर लेंगे, इंक्लूड कर लेंगे, तो वो बन जाती है सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी जीएनपी। तो यानी जीडीपी क्या है? केवल देश से अर्जित लाभ है, और जीएनपी क्या है? विदेशों की आय को भी इसमें अगर ऐड कर लिया जाता है तो जीएनपी बन जाती है। अब हम बात करते हैं किसकी औसत जो आपकी इनकम होती है, पर कैपिटा इनकम कैसे निकल जाती है। तो जो हमारी राष्ट्रीय आय है यानी नेशनल इनकम है, ठीक है, अगर राष्ट्रीय आय में किसी देश की जो टोटल पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, उससे क्या करते हैं, अगर हम डिवाइड करते हैं तो जो आपकी एक इनकम निकल के आती है उसको बोलते हैं पर कैपिटा इनकम, जो कि आपकी क्या होती है, अब एक एवरेज इनकम होती है किसी देश के निवासियों की। तो इसी को बोलते हैं हम लोग एक एवरेज इनकम या पर कैपिटा इनकम यानी कि राष्ट्रीय औसत आय। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, एक व्यक्ति के खाते से दूसरे व्यक्ति के खाते में एक विशिष्ट राशि यानी कि एक स्पेसिफिक अमाउंट को अदा करने के लिए बैंक को जो लिखित आदेश दिया जाता है उसको क्या कहा है? उसको बोलते हैं चेक। ठीक है, जैसे मान लो ये आपका अकाउंट ए है और इसमें किसी व्यक्ति को आप रुपए ट्रांसफर करना चाहते हैं और लिखित रूप से करना चाहते हैं, ठीक है, तो कैसे करेंगे? आप क्या करेंगे? उसको चेक देंगे। क्या देंगे? चेक देंगे। चेक के माध्यम से आपका जो पैसा है एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे सामने, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं से संबंधित है? तो सभी जानते हैं कि 8वीं अनुसूची हमारी मान्यताओं मतलब भाषा से संबंधित है। और इसमें कितनी भाषाएं हैं? इसमें 22 भाषाएं हैं। कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, संवैधानिक कानून और नागरिक अधिकारों द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर जो सरकार है वो शासन करती है, किस प्रकार के शासन में करती है? तो ये आपकी होती है डेमोक्रेटिक, क्योंकि जो आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनती है संविधान के अनुसार, जहाँ पर आपका जो सरकार कार्य करती है और किसके द्वारा, जनता उनको अगर चुनती है एक निश्चित अमाउंट एक समय के लिए, और जनता के प्रति जो सरकार जवाबदेह होती है, ठीक है, जिम्मेदार होती है, इस प्रकार की जो गवर्नेंस होती है इसको बोलते हैं डेमोक्रेसी यानी कि डेमोक्रेटिक यानी कि लोकतांत्रिक। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है, जो महलवारी व्यवस्था है इसको किसने प्रारंभ किया था? तो ये आपकी हॉल्ट मैकेंजी ने प्राप्त किया, मतलब इसको स्टार्ट किया था महलवारी सिस्टम। और ऐसे ही आपका और भी कई प्रथाएं थी जो आपकी चली थी, कॉर्नवालिस ने की थी स्थायी बंदोबस्त की प्रथा, ठीक है। तो इसी प्रकार में महलवारी जो सिस्टम था आपका, ठीक है, वो किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन 1 हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 6 आपको क्या करना है? करेक्ट ऑर्डर में मैचिंग करानी है। तो सदर किसको कहते हैं, फौजदार किसको कहते हैं, और कोतवाल किसको कहते हैं? ठीक है, तो आप इसको अंदाज भी लगा सकते हैं। जैसे आप देखो फौजदार यानी कि जो फौजदारी से सेना का जो कमांडर होगा, तो बी का क्या हो जाएगा? 1। अब बी का 1 देख लो किस में है, सी में है और डी में है, तो यानी पहले दूसरे तो गलत हो गए। अगर आप देखेंगे कोतवाल क्या करता है? ये जो पुलिस का कमांडर होता है उसको कोतवाल कहते हैं, यानी कि सी का क्या होगा? 2। अब सी का 2 चेक कर लो किस में है, ऑप्शन नंबर सी में है। तो यानी कि सदर होगा धार्मिक और धर्म संरक्षण का प्रभारी मंत्री, फौजदार सैन्य कमांडर, और कोतवाल होगा टाउन पुलिस कमांडर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है, 66.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश जो होता है उसको क्या कहा जाता है? जैसे ये मान लो हमारी पृथ्वी है, यहाँ पर क्या है? 0 डिग्री अक्षांश है या 0 डिग्री लैटिट्यूड है, ठीक है, इसको बोलते हैं भूमध्य रेखा। क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा, या इसी को इक्वेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? इक्वेटर। अगर इसके थोड़ा ऊपर जाएंगे जो कि तुम्हारा 23.5 डिग्री, ठीक है, 23.5 डिग्री नॉर्थ डायरेक्शन है, इसको बोलते हैं कर्क रेखा। क्या बोलते हैं? कर्क रेखा, या बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ओके। और यहाँ पर अगर हम वही सेम एंगल पर 23.5 डिग्री साउथ चले जाएँ, 23.5 डिग्री साउथ दक्षिण की ओर चले जाएँ, इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन यानी कि मकर रेखा है आपकी, ओके। अब यहाँ पर आप आगे आ जाइए, ये 66.5 डिग्री 66.5 नॉर्थ में है, और ये आपका क्या 66
आप एंड हाफ ये आपका साउथ में है। तो ये जो ऊपर वाला हिस्सा है, ठीक है, इसको क्या क्या बोलते हैं, ये ऊपर वाला इसको बोलते हैं आर्कटिक सर्किल। क्या बोलते हैं इसको? आर्कटिक सर्किल कहा जाता है, आर्कटिक सर्किल या उत्तर ध्रुवीय वृत्त बोलते हैं। और जो साउथ में अगर हम चले जाएंगे 66.5 डिग्री, इसको कहा जाता है अंटार्कटिक सर्किल। क्या बोलते हैं इसको? अंटार्कटिक सर्किल या दक्षिण ध्रुव वृत्त। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे यही पूछा गया, साउथ वाला, तो डी हमारा करेक्ट होगा, अंटार्कटिक सर्किल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है। महाद्वीपीय भार किलोमीटर में जो भूपटल की मोटाई होती है वो क्या होती है? यानी किसी यहाँ पे किसकी बात की जा रही है? कॉन्टिनेंटल मासेस की थिकनेस की बात की जा रही है। तो इसकी मिनिमम मोटाई होती है वो भूपटल की, वो कितनी होती है? तो आपको ये पता होना चाहिए, ये आप एज इट इज लर्न कर सकते हैं। ये होती है जो समुद्र तल से मापी जाती है 35 किलोमीटर। कितनी होती है? 35 किलोमीटर होती है लगभग। इसको कभी कभी मील में भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो 22 मील या फिर अप्रॉक्सीमेटली 35 किलोमीटर, ये आप याद रख सकते हैं। ठीक है, और समुद्र तल से ये ऊंचाई लगभग 4.8 किलोमीटर या बोल सकते हैं 3 मील क्या होती है? ऊंची होती है। और टोटल इसकी जो मोटाई होती है वो 35 किलोमीटर या फिर 22 मील होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है आपके सामने। हमारे आसपास के वे कौन से बदलाव हैं जो हमें प्रतिक्रिया करने के लिए क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप हिंदी में कन्फ्यूजन हो रहे हैं, ऊपर वाली लाइन पढ़ेंगे, यहाँ पे लिखा रिस्पॉन्ड, और रिस्पॉन्ड किससे होता है? स्टिमुलस से होता है। स्टिमुलस से क्या होता है? रिस्पॉन्ड होता है। तो डेफिनेटली यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा। द ओरिजिनल फंक्शन ऑफ वर्टिब्रेट्स स्टोमक, यानी कि जो कशेरुकी जीव होते हैं, जिनकी रीढ़ की हड्डी होती है, जिनकी बैकबोन होती है, ठीक है, उनमें जो स्टोमक होता है या जो पेट होता है, उनका मुख्य कार्य क्या होता है? उनका मुख्य कार्य होता है जो खाना हमने खाया उसका स्टोरेज करना, यानी भंडारण करना, ये उनका मुख्य कार्य होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है। विटामिन ए की कमी से कौन होता है? अब ये तो सभी लोग जानते हैं कि नाइट ब्लाइंडनेस होता है, ध्यान रखिएगा, नाइट ब्लाइंडनेस, इसी को बोलते हैं क्या? रतौंधी। क्या बोलते हैं इसको? रतौंधी। तो ये अगर ऑप्शन में होता सभी लोग लगा देते इसका आंसर, लेकिन यहाँ पर इन्होंने क्या किया? क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया है। तो फिर भी आपको क्या करना है? थोड़ा समझना है कि किससे क्या होता है। आपको पता है जो रिकेट्स होता है ये आपका विटामिन डी की कमी से होता है। तो यानी कि ये वाला ऑप्शन तो गलत हो गया। ठीक है, जब भी आपको उसने समझ में नहीं आया करे, आप क्या करो? उस क्वेश्चन के ऑप्शन को तोड़ना स्टार्ट कर दो। ठीक है, स्कर्वी ये आपका विटामिन सी की कमी से होता है। मसूड़ों में खून आना स्टार्ट हो जाता है, नहीं ये भी नहीं हो सकता। अब आपका बचा है पेलेग्रा और आपका बचा है ज़ेरोफिथेलिया, यानी कि शुष्क छिपाक। यहाँ पे देखो छिपा वर्ड लिखा हुआ है, छिपा का मतलब होता है दिखना या छिप जाना या कम दिखाई देना। तो उस कारण से थोड़ा आप अंदाज़ा लगाकर बता सकते हैं विटामिन ए की कमी से आपका ज़ेरोफिथेलिया नामक भी रोग होता है, जो कि नाइट ब्लाइंडनेस के जैसा ही होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे सामने। पेंडुलम द्वारा, जैसे मान लो ये आपका पेंडुलम है, ये क्या करेगा? इधर गति करेगा और इधर गति करेगा, इस डायरेक्शन में गति करेगा ये। तो पेंडुलम के द्वारा एक दोलन को पूरा करने के लिए जो आपका समय लगता है, यानी यहाँ गया और यहाँ से वापस यहाँ पे आ गया, तो जो समय लगा इसको बोलते हैं आवर्तकाल टी। क्या बोलते हैं इसको? आवर्तकाल टी बोलते हैं। और इसी को टाइम पीरियड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टाइम पीरियड भी कहा जाता है। तो इस आधार पर ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है। क्या होता है जब एक विद्युत करंट तार के माध्यम से गुजारा जाता है? तो डेफिनेटली ये मान लो जैसे हमारा कोई इलेक्ट्रिक वायर है और इसमें क्या करेंगे हम? करंट फ्लो कर रहे हैं, यानी कि आई एम्पेयर की धारा मान लो हमने प्रभावित की है। तो डेफिनेटली ये तार क्या होगा? धीरे धीरे गर्म होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ज़्यादा पतला होगा तो जल्दी गर्म हो जाएगा, थोड़ा मोटा होगा तो देर में गर्म होगा। तो यहाँ पे तार गर्म हो जाता है जब इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो की जाती है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है। क्या? द डिस्कार्डेड फाइल इन द रिसाइकिल बिन गेट्स रिमूव परमानेंटली व्हेन, यानी कि जब भी आप क्या कर सकते हैं, जो आप कंप्यूटर में आपकी फाइल्स होती हैं जब उनको डिलीट करते हैं तो वो कहाँ चली जाती हैं? वो आपकी रिसाइकिल बिन नामक जो फोल्डर होता है उसमें चली जाती हैं। लेकिन अगर आप वहाँ से भी इस फाइल को हटाना चाहते हैं तो आपको मैनुअली जा करके वहाँ से हटाना पड़ेगा। तो अगर आप डायरेक्ट वहाँ पर जाएंगे तो वैसे तो नॉर्मल अवस्था में रिसाइकिल बिन में जाएगा, ठीक है, और आपको अगर रिसाइकिल बिन से भी हटाना है तो आपको मैनुअली रिसाइकिल बिन में आप फोल्डर में जाना है, वहाँ से आपको फिर सिलेक्ट करना, फिर डिलीट करना है। तो आपकी फोटो है वो परमानेंटली, जो आपका डाटा है वो परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। ठीक है, और इसका दूसरा तरीका भी है कि बिना ऐसी आप कौन सी शॉर्टकट की इस्तेमाल करें जिससे आपका जो डाटा डिलीट होकर के बिना रिसाइकिल बिन में जाए, परमानेंटली डिलीट हो जाए। तो आप क्या करें? जिस भी फाइल को डिलीट करना चाहते हैं तो उसका शिफ्ट प्लस डिलीट का इस्तेमाल करें। किसका इस्तेमाल करें? शिफ्ट प्लस डिलीट का इस्तेमाल करेंगे तो आपकी फाइल परमानेंटली डिलीट हो जाएगी बिना रिसाइकिल बिन में जाए हुए। तो इस आधार पर ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है। एक धातु सल्फेट का सूत्र है, यानी कि कोई मेटल है और मेटल का जो सल्फेट दिया गया है, तो इसका सल्फेट सूत्र अगर MsO4 है तो इसका क्लोराइड पूछा है, यानी कि यहाँ पे क्लोराइड पूछा Cl2 वाला। ठीक है, तो क्लोराइड यहाँ पे Cl2 देखो किसमें है? इसमें है मटेरियल क्लोराइड, तो यहाँ पे MCl2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है। समूह 17 के तत्वों का जो और किस नाम से जाना जाता है? तो इसमें जो समूह 17 के तत्व है इसमें आपका आता है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये आपके सब के सब हैलोजन तत्व हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 करेक्ट हो जाएगा। आपको ये पता होना चाहिए कि जो बड़ी आवर्त सारणी है इसमें कितने समूह हैं? इसमें 18 समूह हैं। ठीक है, और आवर्त कितने हैं? 7 आवर्त हैं। क्या है? 7 आवर्त हैं। और जो समूह हैं ये आपके क्या हैं? लंबवत हैं।
ठीक है। लंबवत हैं और जो आवर्त हैं ये आपके क्या हैं, क्षैतिज यानी हॉरिजेंटल हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और भी कभी कभी आपसे छोटे मोटे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो उनको आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि किस समूह में कौन से तत्व पाए जाते हैं। अगर मैं आपको बता दूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं लिखे दे रहा हूँ एक बार यहाँ पे। जो पहला समूह है, इसमें जितने भी प्रकार की धातु हैं उनको बोलते हैं क्षारीय धातु हैं। क्या बोलते हैं उनको? समूह 1 में क्षारीय धातु हैं, समूह 2 में क्षारीय के साथ पार्थिव धातु हैं। कौन सी धातु हैं? पार्थिव। पार्थिव का मतलब क्या होता है? एल्कलाइन, ठीक है। एल्कलाइन आपकी अर्थ मेटल्स हैं। और अगर हम बात करेंगे जो 14वां आपका समूह है, इसमें आपके क्रिस्टलोजन्स होते हैं, यानी क्रिस्टलीय जो धातुएं होती हैं वो पाई जाती हैं, क्रिस्टलोजन जिनको कहा जाता है, क्रिस्टलोजन, ठीक है। और आपका अगर हम बात करेंगे 16वां जो समूह है, उसमें आपका काल्कोजन पाए जाते हैं, काल्कोजन, ठीक है। और जो 17वां समूह है, अभी बता चुका हूँ, हैलोजन पाए जाते हैं, ठीक है। और जो 18वां समूह में, इनमें उत्कृष्ट गैसें पाई जाती हैं, उत्कृष्ट गैसें। तो ये आपको ध्यान रखने हैं। फिलहाल ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 17 है। निम्नलिखित में से क्या उपभोक्ताओं के अंतर्गत वर्गीकृत नहीं है? उपभोक्ता का मतलब क्या होता है? कंज्यूमर मतलब कि जो अपना खाना क्या करते हैं, दूसरों पर डिपेंड रहते हैं, ठीक है। तो जो हर्बीवोरस होते हैं ये भी कंज्यूमर हैं आपके, कार्निवोरस भी कंज्यूमर है, ओमनीवोरस भी कंज्यूमर है। तो इसमें कौन कंज्यूमर नहीं है? जो अपना खाना स्वयं बनाते हैं, स्वयं पर निर्भर है, उनको ऑटोट्रॉफ कहते हैं या स्वपोषक कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने दिया गया है। राज्य के किस शिक्षा प्रणाली में सुधार के लिए राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान की शुरुआत की गई थी? आप इसका आंसर क्वेश्चन में ही छिपा हुआ, देखो राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, तो डेफिनेटली जो हायर एजुकेशन है, उच्चतर शिक्षा है, उसी को आगे सुधार किया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो कभी कभी ऐसे भी सरल सरल क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। हु बिल्ट द फर्स्ट लेजर? जो पहली बार लेजर का आविष्कार किसने किया था? ये किया था थियोडोर एच मैमन ने इनका आविष्कार किया था लेजर का फर्स्ट टाइम। वो कब किया था? 1960 में किया था, ये भी ध्यान रखिएगा, 1960, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, महायान ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? आपको पता होगा हीनयान और महायान एक ऐसा धर्म था जो आपका बाद में 2 भागों में बट गया था, हीनयान और महायान। तो कोई मुझे बताएगा ये हीनयान और महायान कौन सा धर्म बटा था? बौद्ध धर्म बटा था, ठीक है। तो बौद्ध धर्म की शिक्षा मानने वाले थे, एक बौद्ध धर्म को भगवान मानने वाले थे, तो इस आधार पे 2 भागों में बढ़ गया था बौद्ध धर्म आपका, हीनयान और महायान। तो बौद्ध धर्म से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने दिया गया है, 14, 15, 16 का करंट का क्वेश्चन है ये, ठीक है। उसमें पूछा गया था बेस्ट परफॉर्मिंग इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट को के लिए किस कंपनी को प्रधानमंत्री से ट्रॉफी मिली है? अब ये उस समय का क्वेश्चन था, टाटा स्टील को मिला हुआ था, काफ़ी अच्छी चर्चित कंपनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है, माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ। सभी को पता, हमारे जो महात्मा गांधी जी हैं उनकी फेमस बुक है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछी गई, एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 23 है, मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण प्रशासन यानी एमटीसीआर की स्थापना यानी मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजिमी की स्थापना 1987 में कितने देशों के द्वारा की गई थी? ये G7 जो कंट्री है इनके द्वारा की गई थी। आपको ये पता होना चाहिए कब की गई थी, 1987 में, ये तो पता ही है, लिखा है क्वेश्चन में। तो G7 में कौन कौन सी कंट्री थी वो आपको पता होना बहुत जरूरी है। कनाडा पहली कंट्री, दूसरा आपका आता है फ्रांस, कनाडा हो गया, फ्रांस हो गया, तीसरा आपका आता है जर्मनी, ठीक है। फिर आपका आता है इटली, फिर आपका आता है जापान, फिर आता है आपका यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके, और फिर आपका आता है यूएसए, ठीक है। तो ये आपकी कौन G7 है, 3 और 4, 7 ये आपकी कंट्री हैं, ठीक है, जिन्होंने मिलकर के एमटीसीआर की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके सामने 24 है, क्या है? भारत और लंका आर्थिक और प्रौद्योगिकी सहयोग समझौता यानी श्रीलंका की बात हो रही है, इंडो लंका इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन एग्रीमेंट हुआ था। ये किसके कारण हुआ था? डेफिनेटली व्यापार के लिए होगा, सांस्कृतिक और एजुकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से कोई लेना देना नहीं था। आर्थिक और प्रौद्योगिकी की बात की जा रही तो व्यापार से संबंधित होगा, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। तो हमारे इस प्रैक्टिस सेशन का लास्ट क्वेश्चन नंबर 25, किसी भी अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल क्लब के लिए खेलने के वाला पहला भारतीय कौन था? तो वो कौन सा था जिसने पहली बार खेला था फुटबॉल क्लब के लिए, इंटरनेशनल फुटबॉल के लिए? वो थे आपके भूचंग भूतिया। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। और 1999 में इन्होंने खेला था पहली बार, ठीक है, यूरोपियन क्लब के साथ खेला था इन्होंने, यूरोपियन क्लब। ये भारतीय पहले फुटबॉल खिलाड़ी थे जो ऐसा खेलने गए थे। तो यहाँ पर हमने 25 क्वेश्चन को डिस्कस किया। आई होप दोस्तों आप लोगों ने सेशन को एंजॉय किया होगा। तो इसी प्रकार से आप अपना सपोर्ट बनाए रखें, हम लोग लगातार धूम धड़ाके के साथ प्रैक्टिस करेंगे। तो ये जो अभी हमारा एमटीएस चल रहा है तो ठीक है, अगला जो आपका एमटीएस सितंबर में है उसके लिए भी ये प्रीवियस ईयर सेशन बहुत कामगार होने वाले हैं। अगर आप रेगुलरली इन प्रैक्टिस सेशन को देख रहे हैं तो आप मान के चलिए कि ये एमटीएस तो ठीक है, आने वाला जो अगला एमटीएस सितंबर में है 2 महीने में हम लोग इतनी प्रैक्टिस करने वाले हैं कि आपको खुद महसूस होगा कि क्या सेशन थे। सारे जब प्रीवियस ईयर आपके सामने होंगे तो क्वेश्चन आएगा तो आएगा आखिर कहाँ से? तो जो 25 क्वेश्चन आपके आते थे उनमें से अगर हम एक अनुमान लगाएंगे उन क्वेश्चन के आधार पर, अब तो चूंकि सिलेबस थोड़ा चेंज हो गया है तो हम डेफिनेटली बड़े आराम से 20 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, 20-22 क्वेश्चन आसान सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार से बने रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेशन में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।